अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम एनटीएस पास पेपर 2009 से लेकर 2019 के वो तमाम सवालात जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आ चुके हैं, उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, इस वक्त हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो 2009 एनटीएस के पास पेपर में आ चुका है। वो एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द क्रिस्टल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वैन डेर वाल इंटरेक्शन आर, वो क्रिस्टल जो वैन डेर वाल इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, बी कोवलेंट क्रिस्टल, सी मेटेलिक क्रिस्टल, डी आयनिक क्रिस्टल, ई नन ऑफ द अबव। तो वो क्रिस्टल जो वैन डेर वाल, याद रखिएगा वैन डेर वाल इंटरेक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। तो वैन डेर वाल इंटरेक्शन की वजह से जो क्रिस्टल बनेगा वो क्रिस्टल कौन सा कहलाएगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और एमसीक्यू, चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल इससे जो है वो आ चुके हैं। तो इसी ईयर में हमारे पास जो अगला सवाल है, sigma bond is formed by A transferring of electron head on overlapping of atomic orbital, C mutual but unequal sharing of electron, D parallel overlapping of atomic orbital, E all of the above। सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है कि सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, तो आपको मालूम होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। फिर इसी ईयर में एक और एमसीक्यू भी जो है वो इसी चैप्टर से आ चुका है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो यहां हमारे पास एमसीक्यू हमारे सामने है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। यहां ये कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनता है। ए में कहा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड, बी में कहा जा रहा है पाई बॉन्ड, सी में कहा जा रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओनली, डी में कहा जा रहा है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ई ऑल ऑफ द अबव। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से बॉन्डिंग और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो वजूद में आते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो 3 एमसीक्यू हमारे पास जो थे वो 2009 में थे। आइए हम अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल है। याद रखिएगा ये वाहिद चैप्टर है जिसके तकरीबन हर ईयर में कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का हमने लेक्चर जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और जिसने हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा उसको आसानी मालूम होगा कि डाइपोल मोमेंट किस में है और किस में नहीं है। जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपके पास जो है वो सिमेट्रिकल है, ये लीनियर है, सिमेट्रिकल है, ई ऑल ऑफ द अबव। तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ई। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट कब जीरो है, कब जीरो नहीं होती, वो सारी बातें हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है जिन्होंने हमारा लेक्चर अटेंड किया है उनको बआसानी मालूम है। अगला हमारे पास जो है वो एमसीक्यू है बॉन्ड एनर्जी। Number 1, is energy required to break a bond between two atoms in diatomic molecule? Number 2, is taken as the energy released in forming a bond from free atoms? Number 3, is the measure of the strength of the bond? हमें कहा जा रहा है बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो याद रहे बॉन्ड एनर्जी के हवाले से हमने पूरा डिटेल लेक्चर जो है वो हमने अटेंड किया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। Number 2, is taken as the energy release in forming a bond, बिल्कुल ये भी सही है। is the measure of bond strength, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो बॉन्ड एनर्जी का लेक्चर जिन्होंने हमारा अटेंड ना किया हो तो वो लाजमी देखिएगा, उसमें बॉन्ड एनर्जी हमने एग्जांपल भी बहुत सारी बताई है कि कौन किसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, किसकी क्या है। तो वो बॉन्ड एनर्जी वाला लेक्चर हमारा जरूर अटेंड कीजिएगा। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ईजी है आपके लिए। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ई है। तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये 2 ही सवाल थे इस ईयर में। अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं, 2012 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से सवालात पूछे गए हैं। ओके,
तो हमारे पास जो पहला सवाल इस वक्त स्क्रीन पर है, sp3 hybridization in CH4 give its dash geometry। sp3 hybridization जो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? तो याद रहे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कौन सी शेप होती है? टेट्राहीड्रल बताई थी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2012 में सिर्फ यही सवाल था। आइए हम 2013 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2013 की बात हो रही है और हमारे पास जो पहला सवाल है ये है, इन अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और हमें कहा जा रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बारे में। ए में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। बी में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। सी में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स। डी में कहा जा रहा है नो हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिटवीन द s एंड p ऑर्बिटल। ई में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन अकर्ड बिटवीन 2s एंड 1p ऑर्बिटल। अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जो था वो इथीन में था और इथीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा आपको लेक्चर में समझाया था ना। तो इथीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इथीन के अंदर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन अकर बिटवीन द s एंड 2p ऑर्बिटल। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। फिर इसी 2013 सबसे मुश्किल एनटीएस का सबसे मुश्किल तरीन पेपर माना जाता है। देखो इसमें भी देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप आसानी से बहुत से सवाल पिक कर जाते हैं। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी आया हुआ है इसी चैप्टर से। ओके, इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान, दो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? शॉर्टेस्ट है, हमें वो बताना है। तो आपको मालूम है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल होता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल होता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। तब आप मुझे बता दें इसमें कौन सा होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? सी, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2013 में यही दो सवाल थे। आइए हम अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसका जो पहला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये लास्ट टाइम कैंसिल हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है? तो अगर आप देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान sp3 तो है, लेकिन यहाँ जो है वो क्या हो रहा है? कार्बन के साथ अटैच होने वाले जो ये 3 कार्बन है इसमें भी sp3 है। इसी तरीके से ये दो ऑप्शन इसमें सही हो रहे थे, लिहाजा इस सवाल को 2015 में कैंसिल करा दिया गया और जिसने इस सवाल को अटेंड किया था उसको फुल मार्क्स दिए गए थे। तो अगर मैं आपको यहाँ लिस्ट में आंसर की मैं बता भी दूँ, देखो अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो क्या था ये 41 जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन कैंसिल, 1 मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। फिर इसके बाद हमारे पास जो है द टेबल शोन बिलो बिटवीन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमारे पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी को शो कर रहा है ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विद एलिमेंट ए बी सी एंड डी। हमें कहा जा रहा है कार्बन ए के साथ जब जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी ये है, बी के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी ये है, सी के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी ये है, डी के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी ये है। हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एटम। इनमें से, इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ए बी सी डी, हमें वो बताना है। तो याद रखिएगा कि जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो दोनों उतना ज्यादा करीब होते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा जो है वो डी हुआ। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्योंकि एटम जितने ज्यादा करीब करीब होंगे ना, उनके न्यूक्लियस जितने ज्यादा करीब होंगे, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। फिर डबल ट्रिपल की बात होती है तो बॉन्ड एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन सब सिंगल हैं तो सिंगल में जो सबसे करीब तर होंगे, जो सबसे छोटे होंगे, उनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगला जो हमारे पास एमसीक्यू है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन।
हमारे पास कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, N2 NO3 नेगेटिव NH4 आर रेस्पेक्टिवली। हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो याद रहे N2 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वो बतानी है, NO3 NH4 इन तीनों के दरमियान हमें हाइब्रिडाइजेशन का सही ऑर्डर जो है हमें इस MCQ में बताना है। तो सही ऑर्डर हमारे पास क्या है, N2 के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। NO3 के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और NH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, A इज द करेक्ट आंसर। इस MCQ का करेक्ट आंसर जो है वो A है। फिर इसके बाद जो है अगला MCQ, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल BF3 NF3 NH3 आर सच दैट। डाइपोल मोमेंट बतानी है हमें, ऑर्डर के सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है। तो याद रहे डाइपोल मोमेंट का जिन्होंने लेक्चर हमारा अच्छे से अटेंड किया है उनको बआसानी ऑर्डर मालूम है कि इसका जो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, एक तो पोलर कोवलेंट पर डिपेंड करता है, पोलरिटी पर डिपेंड करेगा, और दूसरा शेप पर डिपेंड करेगा। तो अगर सिमेट्री के हिसाब से देखो तो BF3 NF3 NH3 सिमेट्री जो है वो इन तीनों की जो है वो सेम रखी है। अब बात आ जाएगी हमारे पास पोलरिटी की, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है इस MCQ की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास है वो NH3 की है, फिर NF3 की है, फिर BF3 की है। तो यहाँ हमारे पास जो है इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो C है। तो टेक्स्ट बुक का ये डाइपोल मोमेंट का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। फिर अगला हमारे पास है H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF बिकॉज। H2O जो है ना उसके पास जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। क्यों? ए में कहा जा रहा है H2O इज मोर पोलर देन HF, बी में कहा जा रहा है H2O कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, सी में कहा जा रहा है H2O हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट, डी में कहा जा रहा है H2O हैज मोर एटम, और ई में कहा जा रहा है H2O डज नॉट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट HF। तो हमें इस MCQ का करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, H2O कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलरिटी जो होती है वो HF की ज़्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद होती है वो H2O में क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, H2O कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद इसी 2015 में हम बात करते हैं, अगला सवाल जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, ये सबसे बुरा सवाल है मेरी नजर में ना, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन N2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी सीधा रट्टे रटाई बात पूछी गई है, हमें बताना है कि नाइट्रोजन एटम में N2 जो होता है ना, नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें बॉन्ड एनर्जी कितनी है। तो ये बाकायदा टेक्स्ट बुक के अंदर एक पूरा चार्ट बना हुआ है, और वो चार्ट फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, 946 किलो जूल पर मोल। 946 किलो जूल पर मोल इस MCQ का करेक्ट आंसर है, ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2015 में आपको मालूम है कि डाउ ने अलग लिया था, लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। ओके, सिंपल सा सवाल है ये, थोड़ा कैमरा हम फोकस कर लेते हैं। ओके, हो गया कैमरा फोकस। G.N. लेविस डिस्क्राइब विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। G.N. लेविस ने कौन सा बॉन्ड डिस्क्राइब किया था, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस MCQ का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कोवलेंट बॉन्ड इसने बताया था। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला MCQ इस वक्त स्क्रीन पर है, कोशिश करते हैं कैमरा अच्छा सा फोकस हो जाए। ओके, द ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन हमें बताना है, तो याद रहे क्या, वेस्पर मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि किसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिपल्जन होती है, फिर किसमें। तो इसका ताल्लुक जो है वो वेस्पर वाले हमारे लेक्चर से है। तो वेस्पर मॉडल वाला लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया है अच्छे से, तो उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और फिर बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास 2016 की तरफ चलते हैं, और 2016 में 3 एप्टीट्यूड टेस्ट हुए थे। लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, KMDC वालों ने अलग, और डाउ ने अलग कंडक्ट किया था, DMC SMC वालों ने अलग किया था। तो हमारे पास यहाँ सवाल है, इफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिटवीन 2 एटम इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड इज। हमें कहा जा रहा है 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है।
1.7 से ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड, 1.7 से कम है तो कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। फिर इसमें कहा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का मतलब पोलैरिटी जो है उसकी सबसे कम हो। तो पहला हमारे पास है CCl4, BCl3, BCl2, Li लिथियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है CCl4, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है और इसमें जो है वो कार्बन सेंटर में होता है, अपोजिट साइड पे क्लोरीन होते हैं, दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल करते हैं, और दो बकिया दो अपोजिट होता है उस पर भी दोनों क्लोरीन होते हैं, दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट करते हैं। तो लोवेस्ट आयनिक कैरेक्टर जो है उसमें हमारे पास जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इसी ईयर में हमारे पास एक और सवाल भी है, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट। H2S की बात हो रही है और इसकी डायपोल मोमेंट की बात हो रही है। तो वही बात, डायपोल मोमेंट का देखो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है जो हमने अटेंड किया था। जिन्होंने अटेंड किया कितने एमसीक्यू आ रहा है, हर ईयर में डायपोल मोमेंट का सवाल आ रहा है। तो याद रखिएगा ज्योमेट्री जो होती है डायपोल मोमेंट की एंगुलर होती है, जिसकी वजह से इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, डायपोल मोमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए, एंगुलर एंड नॉन जीरो। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर जो है वो हमारे पास जो है 2016 डाउ के पेपर के बाद हम आते हैं लियारी के पेपर की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है व्हिच पेयर हैज स्पीशी विद डिफरेंट शेप, इनमें से दो स्पीशी हैं जिनकी शेप जो होती है वो क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे आसानी से देखो सारी शेप हमारी जो है वो डिस्कस की हुई हैं, और एक शेप बच्चे ने जिन्होंने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाले लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं तो उसको नज़र पड़ते ही पता चल गया होगा कि NH3 जो है इसकी शेप जो है वो अलग होती है, BF3 की जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसकी क्या होती है, एंगुलर शेप होती है। दोनों की शेप क्या है, अलग अलग है, और हमें डिफरेंट शेप वाले पकड़ने। ओके भाई, आंसर मिल गया। ये दोनों लीनियर हैं, इसी तरीके से ये दोनों टेट्राहेड्रल है। ये सीधे सीधे हमें पता चल रहे हैं कि एंगुलर है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद कहा जा रहा है इन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड द कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किस वजह से है। तो जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको आसानी से मालूम होगा, S और PZ की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन फ्लोराइड में बनता है वो S PZ ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग जिन्होंने अच्छी से की है उनको आसानी से मालूम है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2016 KMDC वालों के पेपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। ओके, तो हमारे पास सवाल है C2H5OH बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन CH3OCH3 दो both have the same molecular formula C2H6O the reason is the alcohol has। हमें कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, बॉयल हायर टेम्परेचर पे होता है बनस्बत ईथर के, डाइमीथाइल ईथर के, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। रीजन क्या है, ए में कहा जा रहा है आयनिक बॉन्ड, बी में कहा जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, सी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, डी में कहा जा रहा है पोलर बॉन्डिंग, और ई में कहा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसके बाद हमारे पास जो है ये KMDC का सवाल था, 2016 का था, और इसी में जो है वो अगला सवाल भी जो है वो इसी चैप्टर से है। इसमें कहा जा रहा है फॉर अ 51% आयनिक मॉलिक्यूल द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। हमें कहा जा रहा है एक आयनिक मॉलिक्यूल है फॉर अ 51% आयनिक मॉलिक्यूल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो ये तो बाकायदा बुक की लाइन है, और बी इसका करेक्ट आंसर है 1.7। 1.7 से अगर कम होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये 1.7 बॉर्डर लाइन है, इसमें आयनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो 51% होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है। Four words are shown below: similar polar solvent, electrostatic, solvation, lattice energy. Ionic compounds are soluble in water and dash because of the dash attraction between the ion. Ionic compound जो होता है वो soluble होता है पानी में, and dash में क्या आना चाहिए, similar polar solvent, electrostatics, सॉल्वेशन, लेटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। तो पी में क्या आना चाहिए हमारे पास,
P जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तब देखो यहाँ P पोलर सॉल्वेंट है 100%। तब आपने देखा यहाँ P सिर्फ एक ही जगह पोलर सॉल्वेंट में P है, बाकी खुद ब खुद ऑर्डर आपको मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, C इज द करेक्ट आंसर। इस किस्म के सवाल में अगर एक भी आपको पता चल जाता है तो उससे आपको पहचानने में आसानी है। अगर P 2 में होता तो फिर आप आगे बढ़ते जाते। तो P इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो C है। बाकी ये सिंपल बुक की लाइन है। फिर इसके बाद 2000 ये हमारे पास जो था 16 के बाद 2017 में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल नज़र नहीं आया। तो आइए हम बढ़ते हैं 2018 की तरफ। तो देखते हैं 2018 में कौन सा सवाल था, हम वो तलाश करते हैं। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस हो जाए। The boiling point of water is highest than other hydrides because water molecule can form. पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दूसरे हाइड्राइड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। क्यों? ए में कहा जा रहा है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, बी में कहा जा रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी में कहा जा रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और डी में कहा जा रहा है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं पानी में 4 होते हैं। कैसे? देखो भाई, पानी के ये मॉलिक्यूल में बना देता हूँ। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब देखो भाई, नीचे एक मॉलिक्यूल होगा, उसके ऑक्सीजन से ये अट्रैक्ट हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर में एक होगा, इसके ऑक्सीजन से ये अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरीके से बराबर वाले ये हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और ऊपर वाले हाइड्रोजन से क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? एक पानी के मॉलिक्यूल के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2018 में एक और सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तलाश करते हैं वो क्या है। द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन अ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब क्या है भाई, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है जब भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर, 1 सिग्मा एंड 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है हमारे पास 2019 का, और 2019 में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कितने एमसीक्यू हैं, 7 एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछे गए। 2019 में 7 एमसीक्यू जो है वो इसी चैप्टर से आए हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ। sp3 हाइब्रिड में क्या होता है, एक ऐसे होता है, 3 p होते हैं, 1s एंड 3p। कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, 1s एंड 3p। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन डबल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इन दोनों में फैसला करना है। तो बॉन्ड एनर्जी का जिन्होंने बाकायदा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, बॉन्ड एनर्जी का जिसने चार्ट अच्छे से याद किया होगा, तो उसको मालूम होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन में जो है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो है वो एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कार्बन के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो ऑर्डर वैल्यू भी दिखी हुई है कि नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी क्या है, कार्बन के दरमियान क्या है, पूरा एक बाकायदा जो है वो चार्ट बना हुआ। तो 2 सवाल हो गए। अगला सवाल भी हम देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा है। ओके, द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं यार, 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है 1 सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं। तलाश करो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल भी इसी का है। एन आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म। भाई ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बी के ऊपर माइनस है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन तमाम की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। इसी तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डिसाइड ये हुआ कि ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, बी की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज लो। ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी इज हाई, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर इसके बाद अगला हमारे पास जो है वो सवाल इसी ईयर में आपके सामने है, Which of the following molecule have zero dipole moment? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मोमेंट जो है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, BF3। ये सिमेट्रिकल होता है, इसमें B सेंटर में होता है, F जो होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो इसकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो जीरो है। बाकी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिमेट्रिकल हो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है D है। डायपोल मोमेंट का देखो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है अगला सवाल इस चैप्टर से, हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटिव बॉन्ड, फुल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, डॉटेड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद लास्ट एमसीक्यू आज की इस वीडियो का, और वो हमारे इसी ईयर का सवाल है, Which of the following hydrogen compound has highest percentage of ionic character? Highest percentage of ionic character किसका है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। जिसने बुक अच्छे से रीड की है आयनिक कैरेक्टर वाले टॉपिक की बआसानी पता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी एमसीक्यू थे वो तमाम हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।